राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम गुप्त काल के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन के बारे में पढ़ा। गुप्त शासन का तीसरा बिंदु है गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था। गुप्त सम्राटों ने आर्थिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। उस समय अधिकांश लोग कृषि कार्य करते थे। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। गुप्त सम्राटों ने समस्त भूमि की पैमाइश करवाई तथा उनका वर्गीकरण करवाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त काल में समस्त भूमि पर राज्य का अधिकार था, परंतु कुछ इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका ये मानना है कि कुछ भूमि पर राज्य का अधिकार था तथा शेष भूमि पर किसानों का अधिकार था। सरकार लोगों से भारी मात्रा में कर वसूल नहीं करती थी। भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, परंतु कम उपजाऊ भूमि पर यह कर 1/8 से 1/12 भाग तक लिया जाता था। सरकारी कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था, इसलिए वे रिश्वत नहीं लेते थे तथा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते थे। कृषक भूमि कर अनाज अथवा नकद धन में से किसी भी तरह से चुका सकते थे। गुप्त सम्राट कृषकों की भलाई करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। वे शासक बनते समय कृषकों के हितों की रक्षा करने की शपथ भी लेते थे। उन्होंने किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए कई नहरें बनवाई तथा झीलों का प्रबंध करवाया। गुप्त काल में कृषकों की दशा काफ़ी अच्छी थी। वे सभी प्रकार से सुखी थे। भूमि कर के अलावा सीमा शुल्क, चुंगी कर, नमक बनाने वाले पर कर, वनों से प्राप्त की गई आय, अदालतों में अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने, पराजित शासकों से प्रति वर्ष प्राप्त की गई धनराशि, उपहार और कुछ अवस्थाओं में परिवार की जब्त की गई संपत्ति आदि भी राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। गुप्त सम्राट राज्य की आय का अधिकांश भाग अपने ऐश्वर्य पर खर्च न करके प्रजा की भलाई के कार्यों पर खर्च करते थे। सेना पर आय का आधा भाग खर्च किया जाता था। मंत्रियों तथा कर्मचारियों के वेतन एवं राजमहल का खर्चा भी आय में से ही किया जाता था। तो ये थी गुप्त काल की राजस्व व्यवस्था। अब है न्याय व्यवस्था। गुप्तकालीन नारद स्मृति के अनुसार न्यायालय 4 प्रकार के होते थे: कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 न्यायालय जनता के होते थे और चौथा श्रेणी का न्यायालय सरकारी होता था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। राज्य न्याय का स्रोत था। वह बड़े बड़े मुकदमों पर फैसला करता था और छोटे छोटे न्यायालयों की अपीलें सुनता था। उस समय सभी लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय किया जाता था। राजा के अतिरिक्त निम्न 3 प्रकार के न्यायालय थे: केंद्रीय न्यायालय, नगर न्यायालय और तीसरा है ग्राम न्यायालय। न्यायाधीश मनुस्मृति तथा रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर मुकदमों पर अपना निर्णय देते थे। इस संबंध में फाहियान ने लिखा है कि अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिए जाते थे, परंतु कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने गुप्त काल के स्रोतों के आधार पर ये कहा है कि इस काल में अपराधियों को बहुत अधिक कठोर दंड दिए जाते थे। चोरी, डाके, विद्रोहियों तथा हत्यारों आदि के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। उस समय अपराधियों की आंखें निकलवा लेना तथा उन्हें हाथी के पांव तले कुचलवा देना जैसे भयंकर दंड भी दिए जाते थे। इसकी पुष्टि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस नामक नाटक से होती है। जिन अपराधों के लिए कोई भी गवाह अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं होता था, उनका निर्णय आर्डियल प्रथा के आधार पर किया जाता था। इस प्रथा के अनुसार अपराधी को अग्नि,
जल एवं विष के द्वारा परीक्षा देनी होती थी। गुप्त काल में अपराध बहुत कम होते थे। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि उस समय मार्ग तथा सड़कें पूर्णतः सुरक्षित थी। गुप्त प्रशासन का अगला बिंदु है सैनिक प्रशासन। गुप्त सम्राटों का सैनिक प्रबंध बहुत कुशल था। उन्होंने तो मुख्य रूप से मौर्यों के सैनिक प्रबंध को ही अपनाया। मौर्य सम्राटों की तरह गुप्त शासकों ने भी एक विशाल तथा शक्तिशाली सेना कायम की थी। उनका अनुकरण करते हुए सैनिक प्रबंध के 6 भाग स्थापित किए गए थे। पहला भाग पैदल सैनिकों का प्रबंध करता था। दूसरा भाग घुड़सवार सेना का प्रबंध करता था। तीसरा भाग हाथियों का प्रबंध करता और चौथा भाग रथों का प्रबंध करता था। पांचवा भाग नौसेना का था और इसका महत्व गुप्त काल में बहुत बढ़ गया था। छठा भाग आवागमन के साधनों का प्रबंध करता था। गुप्त काल के अभिलेखों में सेनापति, महासेनापति, बलाधिकृत, संधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक आदि सैनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। हरिसेन ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख में गुप्त युग के शस्त्रों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उस समय के प्रमुख शस्त्र तीर कमान, कुल्हाड़े, नेजे, भाले, तलवारें एवं ढालें आदि थी। गुप्त काल की आय का लगभग आधा भाग सैनिक प्रबंध पर खर्च किया जाता था। अब है पुलिस विभाग। देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्त शासकों ने एक पुलिस विभाग का गठन किया था। इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी दंड पाशा अधिकारी कहलाता था। उसकी सहायता के लिए चोरोदरणिक होता था, जिसका प्रमुख कार्य चोरों को पकड़ना था। अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्तचर भी होते थे। इसीलिए चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि उसने भारत में हजारों मील की यात्रा की थी, परंतु कहीं भी उसको चोर और डाकू नहीं मिले। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चोरी नहीं होती थी और अपराध भी बहुत कम होते थे और पुलिस की व्यवस्था उत्कृष्ट कोटि की थी। अब है लोक हितकारी कार्य विभाग। गुप्त वंश के सम्राट आदर्श एवं प्रजापालक शासक थे। वे प्रजा भलाई को सदा ध्यान में रखते थे। उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, कृषकों की सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों और नहरों का प्रबंध किया, रोगियों की सुविधा के लिए औषधालय स्थापित किए गए। फाहियान ने लिखा है कि समस्त उत्तरी भारतवर्ष में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय निर्मित थे। यहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य की ओर से अध्यापकों को भूमि दान और वृत्तियाँ मिलती थी। धर्मशालाएं बनाने तथा दान देने की व्यवस्था भी गुप्त काल में थी। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि मौर्यों के पश्चात गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार अपने विशाल साम्राज्य में शानदार व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके कारण देश में शांति एवं व्यवस्था स्थापित रही और चहुमुखी विकास हुआ। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में गुप्त सम्राटों के शासन प्रबंध की काफ़ी प्रशंसा की है। इतिहासकार वी स्मिथ ने गुप्तों के शासन प्रबंध के बारे में यहाँ तक लिखा है कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी स्थापित हुआ ही नहीं।